आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादा सर। गुड मॉर्निंग लाइफ साइंस। मनीष अग्रवाल गुड मॉर्निंग। संजना गुड मॉर्निंग। मनीषा गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही हो तो एक बार आप मुझे बताओ कि मेरी आवाज़ प्रॉपरली आप तक आ रही है। उसके बाद अपन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। तो ये जल्दी से फटाफट लिंक शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं वो कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता दीजिए, लिंक जल्दी शेयर कर दीजिए तब तक ये पहुंच जाए आपका ये लिंक, और ताकि ये वीडियो जल्दी जल्दी सब देख पाए। अच्छा, सब आने लग गए। अशोक गुड मॉर्निंग। दीक्षा गुड मॉर्निंग। अजय गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके। चलो, अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्वियसली जूलॉजी पेपर 1 डिस्कशन है, और इसका थर्ड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी सारे लोग कनेक्ट हो जाएं तो फिर मैं शुरू करूं। लिंक शेयर कर दीजिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लिंक शेयर कर देना। जल्दी से सभी के पास ये लिंक पहुंच जाए। और इसके जो क्वेश्चन हैं, देखो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन के ऑप्शन को डिस्कस करने का मतलब हम उन सारे एरिया को कवर करने वाले हैं जहां से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस एग्जाम में क्या पूछा जाता है ना। रवीना गुड मॉर्निंग। निर्मला गुड मॉर्निंग। चलिए अब स्टार्ट कर दें। गुड मॉर्निंग संदीप। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे, सेफ होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे, घर वालों का ध्यान रख रहे होगे। चलिए स्टार्ट करें। देखो आरपीएससी में क्या पूछा जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी का एक बैच स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर 2020। अभी 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, 3 दिन बाद। तो जिनको भी ये कोर्स लेना है वो ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि कोई इस कोर्स को करना चाहता था, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए अगर कोर्स का एडमिशन लेना है या कुछ भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बॉटनी और जूलॉजी के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अनुकृति गुड मॉर्निंग। और आरपीएससी केमिस्ट्री का बैच भी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो नोटिफिकेशन, ये दो बातें मैं आपसे बताना चाहता था। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, इन तीनों के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। और आईएफएस कैसा माइलस्टोन हर एग्जाम में सेट करता है वो आपको पता है। कोई भी कंपटीशन हो जो अब तक आईएफएस ने कराया है प्रिपरेशन, उसमें किस तरीके से रैंक आती हैं वो आपको पता है। ये रैंक आरपीएससी में आप खुद ही देख लो। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और भी कई सारी रैंक, लेकिन टॉप 3 तो आपके सामने ही है। ठीक है, ये यहीं से हैं। तो आप कहीं भी जाते हो, या मैं आईएफएस आया था जब कभी पढ़ने, तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि तब तो इसका इतना नाम नहीं सुना था। लेकिन अभी जब मैंने रिजल्ट देखा तब मुझे पता चला कि हाँ,
IFS में रिजल्ट आते हैं, और जहाँ रिजल्ट आते हैं लोग वहीं जाते हैं, ठीक है। खैर, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए, हम आगे पेपर स्टार्ट करते हैं। लवीना, संदीप, अनुकृति, अशोक, मनीष, संजना, मनीषा, स्टार्ट करें डिस्कशन। चलो फटाफट बताओ, डिस्कशन स्टार्ट कर दें, अब शुरू कर दें। ओके, देखो थर्ड पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के आगे 75 तक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, ठीक है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, जब हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम उनके ऑप्शंस को देखें। ऑप्शंस हमें बताते हैं कि सिलेबस कहां तक कवर हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हर कोर्स की एनालिसिस की जाती है, हर एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन द मेडुसा ऑफ ओवेलिया नंबर ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट आर, नंबर ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट आर, इसका आंसर क्या होगा? आप देख के बताइए। मेरे पीछे थोड़ा सा डायग्राम छुप रहा है तो मैं थोड़ा गायब हो जाता हूं, ठीक है। ठीक है, तो देखो, इन द मेडुसा ऑफ ओवेलिया नंबर ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट आर, इसका आंसर क्या होगा? पहली बात तो मैं बता दूं, ओवेलिया, ओवेलिया के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, एक पॉलिप स्टेज और दूसरी मेडुसा स्टेज, ठीक है। ये दो स्टेजेस हैं ओवेलिया की पूरी लाइफ साइकिल में, और इनमें पॉलिप के बारे में नहीं पूछा गया है। कौन से स्टेज के बारे में पूछा गया है? मेडुसा वाली स्टेज के बारे में पूछा गया है। ओवेलिया की लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कैसे मेडुसा के बाद मियोसिस होती है, फिर आगे चल करके पॉलिप स्टेज आती है, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो सकता है मेडुसा में। खैर, इस वाली स्टेज में यहां जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पर ये टेंटिकल्स हैं। नंबर ऑफ टेंटिकल्स कितने होंगे? आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 16। आंसर 16 होना चाहिए। आंसर वुड बी 16, ठीक है। यहां पर जो बना है उससे आप काउंट करके मत देखना, यहां तो सिर्फ एक डायग्राम है, ठीक है। नंबर ऑफ टेंटिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वह 16 होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाँ संजना, आपका आंसर सही है, 16 है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आया है। देखो, क्वेश्चन को भी देखते रहो कि क्वेश्चन कहां से आया है। क्वेश्चन है डेंसिटी पॉपुलेशन से, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ डी इज डेंसिटी, एन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, ए एरिया, एंड टी इज द टाइम यूनिट, देन पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी डिटरमाइन यूजिंग विच ऑफ दिस फॉर्मूला। इनमें से कौन सा फॉर्मूला पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए है? इससे पता लगाया जा सकता है। आपके ऑप्शंस चारों सामने हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा इकोलॉजी एवोल्यूशन पढ़ा है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। देखो, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब, पॉपुलेशन एक फ्लैट नंबर है। पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ नंबर को, कि किसी एरिया में या किसी जियोग्राफिकल एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, दैट वुड बी द पॉपुलेशन, ठीक है। इसको कहा जाएगा पॉपुलेशन। तो इस एरिया में
या इस एरिया में? इसमें 4 इंडिविजुअल हैं, इसमें भी 4 इंडिविजुअल हैं, तो पॉपुलेशन दोनों की सेम है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्टेन एरिया में, एरिया की यूनिट भी दे रखी है, सर्टेन एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, तब उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पर यूनिट एरिया अगर आपसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल पूछने लग जाए तो फिर कहा जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। पर यूनिट एरिया, इसका सही आंसर क्या होगा? डी। डी इज द डेंसिटी, एन इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ए इज द एरिया एंड टी का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आज आज सब लोग थोड़ा थोड़ा गलत कर रहे हो आंसर। कैसे? क्या? फोर्थ इसका सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके सुशील, ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ड्यूरिंग विच जियोग्राफिकल पीरियड मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट? डायनासोर्स के एक्सटेंशन का रीजन आपको पता ही है ना? डायनासोर्स का एक्सटेंशन कैसे हुआ था, वो वाली थ्योरी है जिसमें मेटेओराइट्स आए थे और उनकी लगभग बारिश सी हुई थी अर्थ पर, और उसके बाद उस बम्बार्डमेंट की वजह से डायनासोर्स मारे गए थे। तो इसका क्या आंसर होगा? दीक्षा कह रही है, दीक्षा का आंसर है 1। अशोक भी 1 कह रहे हैं। रवनीत कौर 2 कह रही हैं। संदीप भी 1 कह रहे हैं। संजना भी फर्स्ट ऑप्शन को कह रही है। देखो रवनीत, आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है। आप देखो, डायनासोर्स की जो ओरिजिन हुई थी वो ट्रायसिक में हुई थी। ठीक है, ट्रायसिक में डायनासोर्स की ओरिजिन हुई, ट्रायसिक पीरियड। जुरासिक में डायनासोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जुरासिक पीरियड में बढ़ गई थी, और उसके ऊपर मूवी आई थी, वो तो आप जानते ही हो, इरफान खान था तो भैया, वो वाली मूवी। तो क्रिटेशियस जो पीरियड होता है, क्रिटेशियस पीरियड में के अंदर इनका एक्सटेंशन हुआ था, क्योंकि क्रिटेशियस में ही वो जो मेटेओराइट्स का बम्बार्डमेंट हुआ था अर्थ पर, वो हुआ था, और उसके बाद सारे डायनासोर्स एक्सटेंड कर गए थे। तो ओरिजिन का पीरियड क्या है? देखो, अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस एरिया को कवर किया जाता है एग्जाम में, और आपको ये पता होना चाहिए। डायनासोर्स के बारे में पूछा तो डायनासोर्स की ओरिजिन और किसमें सबसे ज्यादा वो थे, ट्रायसिक एरा, और उसके बाद वाला पीरियड क्या था? क्रिटेशियस, और क्रिटेशियस में वो एक्सटेंड। तो फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है कि डॉग साइज के हॉर्स, वो भी डॉग साइज के, ठीक है, उनके फॉसिल किस इपॉक के होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको इपॉक जानना जरूरी है कि व्हाट इज इपॉक। देखो, इपॉक का मतलब है ये एक पीरियड को अगर डिवाइड करें और छोटे 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 इवेंट्स में, तो उनको कहा जाता है इपॉक। ठीक है, तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इयॉन्स, एरा, पीरियड और इपॉक, ये इनका क्लासिफिकेशन होता है। इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन से हमें यह समझ में आया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अच्छे से हमें पढ़ना है, उसकी समझ होना जरूरी है। ठीक है, तो इपॉक किसका डिवीजन है? ये है पीरियड का डिवीजन। सबसे बड़ा क्या होता है? इयॉन्स। ठीक है,
एरा, फिर पीरियड, और सबसे छोटा जो डिवीजन है वह है इपॉक। इपॉक में क्या हुआ था, बेसिकली जो कई सारी जो रॉक्स थी उनका सेडिमेंटेशन हुआ था, रॉक लेयर डिपॉजिट हुई थी, उसको सीरीज कहते थे। तो जो टाइम में कई सारी रॉक्स डिपॉजिट हुई थी उनको कहा जाता है इपॉक। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। कौन सा इपॉक था जिसमें डॉग साइज के हॉर्स मिलते थे? ये वाले हैं हॉर्स डॉग साइज के, इनका नाम क्या है? इयोहिप्पस। ठीक है, हायरैकोथेरियम जीनस कहा जाता था, और हायरैकोथेरियम जीनस वाला इयोहिप्पस कौन से एरा में आया? ये था इयोसीन में। ठीक है, ये इयोसीन इपॉक था। इयोसीन इपॉक कब था? लगभग 56 मिलियन टू 33.9 मिलियन ईयर अगो। ये इतनी पुरानी बात है, और उस टाइम पर इयोसीन इपॉक हुआ करता था, और तभी डॉग साइज के हॉर्स देखने को मिलते थे। ठीक है, नेक्स्ट, इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट which of the following organism is useful in nitrification process? नाइट्रिफिकेशन में कौन यूजफुल है? अब ये बताना है आपको, आंसर दो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए which of the following organism is useful in nitrification process? नाइट्रिफिकेशन क्या होता है ये आप जानते हो? इसके लिए जब नाइट्रिफिकेशन होता है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको देख के बताना होगा। ऑब्वियसली सही आंसर है सबका नाइट्रोसोमोनास। इसका आंसर क्या होना चाहिए? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? नाइट्रिफिकेशन का मतलब हुआ जब अमोनिया को नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, वो भी बायोलॉजिकली। और ऐसे काम तो दो ही कर सकते हैं, दो ग्रुप कर सकते हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया। पर बैक्टीरियल ग्रुप जो नाइट्रिफिकेशन कर पाए ऐसा बैक्टीरिया कौन सा होता है? नाइट्रोसोमोनास। या आर्की बैक्टीरिया नहीं है, हालांकि आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप भी ये काम कर सकता है, पर हम यहां पर बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। तो दिस इज नाइट्रोसोम। द नेक्स्ट बिल्कुल सही जवाब है आप सबका। चलो नेक्स्ट, पायरोब्रैंकियास बिलोंग्स टू विच ऑफ दीज फाइलम? का आंसर क्या होगा? इनमें से किस फाइलम से पायरोब्रैंकियस बिलोंग करता है? आपके ऑप्शंस हैं यूरोडिया, कोगोनोफोरा, ब्रांकियोपोडा और स्पाइनिक्यूलोडिया। इनमें से कौन सा फाइलम है कोई फाइलम? जल्दी से बताओ इसका आंसर। आंसर का थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं। जो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट होंगे, जो मेरे स्टूडेंट होंगे ज़ूलॉजी वाले, उनको थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन पता होगा। और अगर क्लासिफिकेशन नहीं पता है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो कॉलेजेस में, इंडिया के वो भी, ठीक है, तो बिना क्लासिफिकेशन के आपको थोड़ा मुश्किल पड़ सकती है। क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आप आने वाले देखोगे क्वेश्चन कितने सारे सिर्फ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, इसका सही आंसर इसमें है ही नहीं।
ठीक है, होना चाहिए एनिलिडा, एनिलिडा होना चाहिए, लेकिन एनिलिडा नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा गड़बड़ दिया था। का फाइलम क्या होता है? एनिलिडा। ठीक है, ये फाइलम होगा। नेक्स्ट, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सोचो अब इससे भी सवाल आ रहे हैं, तो आपको ये भी थोड़ा चीजें पढ़नी है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वैसे हम सब पढ़ा रहे हैं, जो हमने सिलेबस तैयार किया है इसके हिसाब से उसमें हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो आप अगर कोर्स खरीदोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सारी चीजें कवर की गई हैं। कृष्णा, कृष्णा ने अभी ज्वाइन किया और कृष्णा गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग कृष्णा। अंशुल गुड मॉर्निंग। अच्छा, कुछ लोग अभी अभी आए हैं, ठीक है, अंशुल आई हैं और कृष्णा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो। नहीं दे पाओगे क्योंकि इतना कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, बिना पढ़े इसका आंसर आप दे नहीं पाओगे, तो रहने दो, मैं ही दे देता हूं आपको। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के इनटू फोर्स ऑन, ये कब आया था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये आया था नवंबर 1986 में, नवंबर 1986। इसमें क्या था नवंबर 1986? हाँ बिल्कुल सही, 19 नवंबर। देखो सुशील सर्च करके मुझे लगता है बता रहे हैं 19 नवंबर 1986। गुड, लेकिन सुशील आपने सही बताया, ठीक है। संजना कह रही है जनवरी में नहीं था, नवंबर में था, 19 नवंबर 1996। देखो इस एक्ट में क्या था, मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं। इस एक्ट के अंदर 4 चैप्टर थे, 4 चैप्टर्स और 26 सेक्शन थे। कितने चैप्टर थे? 4 चैप्टर 26 सेक्शन। और सब में कुल मिलाकर के क्या बात कही गई थी? ये बात कही गई थी कि जितनी भी जो इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया में खुल रही हैं, अगर वो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं तो उन सबको बंद करने का अधिकार भारत सरकार के पास होना चाहिए। हर एक इंडस्ट्री को ये अधिकार मिलना चाहिए, ये राइट मिलना चाहिए कि वो एक ऐसा ऐसी पोस्ट बनाए जो हमेशा चेक करता रहे, मॉनिटर करता रहे कि पॉल्यूशन का कहीं ये रीजन तो नहीं बन रही है। ये एक्ट तब फोर्स में आया था, इस एक्ट को तब बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया गया उसके बाद से, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है, नवंबर 1986। देखो हर डेट के पीछे एक स्टोरी होती है, और अगर आप उस स्टोरी को याद रखोगे तो डेट अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ रटना नहीं है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे, कि पीछे की कहानी याद रखोगे तब आपको डेट याद रहेगी, ठीक है। तारिका गुड मॉर्निंग। ओके नेक्स्ट, Vermat's पर्स इज एसोसिएटेड विथ, ये पर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये किससे एसोसिएटेड है? किससे एसोसिएटेड है? ये भी इनका गड़बड़ था क्वेश्चन, इन्होंने जो अपनी आंसर की दी है उसमें इसको स्टार बताया है। इसलिए स्टार बताया क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है, ये एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेवलपिंग शार्क के एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का ये बेबी पाउच होता है, इसमें एम्ब्रियो पल रहे होते हैं, ये शार्क से एसोसिएटेड है। यहाँ पे कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है,
ठीक है। बेसिकली बेबी कैट शार्क जो होती हैं वो इस पाउच में होती हैं, उनके एम्ब्रियोज होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आंसर की में स्टार था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऐसा है कि पूरा आपको एवोल्यूशन का एक टॉपिक समझा दे ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको पूरा एक टॉपिक समझा देगा, जिसमें आपके छोटे मोटे एग्जाम या बड़े से बड़े एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही सकता है। इसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहा गया है और बहुत सिंपल भी, टू और मोर रिलेटेड स्पीशीज हैविंग सेपरेट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड, जिनके पास सेपरेट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। मैं थोड़ी देर के लिए गायब होता हूं और आप देख करके बताओ सेपरेट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस में है। वापस आ गया मैं, पता चला, देखो आंसर भी आने लग गए। रवनीत कह रही है सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्या है, एलोपैट्रिक। ओके, दीक्षा भी कह रही है, मोनिका भी कह रहे हैं, निर्मला, सारिका, राजू, ओके, संजना, ठीक है, सबने सही बताया, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। देखो, जब आपने स्पीशीज कंसेप्ट पढ़ा होगा, स्पेशिएशन पढ़ा होगा कि स्पीशीज बनती कैसे है, तो स्पीशीज की जो डेफिनेशन है वो यही है कि दो इंडिविजुअल जब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएं तो दैट इज बिकम सेपरेट स्पीशीज, वो दोनों अलग अलग स्पीशीज हो जाते हैं। अब स्पीशीज बनने के कई तरीके हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कई तरीकों से हो सकता है, उनमें से जो एक रीजन है वो ये है कि कोई जियोग्राफिकल एरिया पर, सेम जियोग्राफिकल एरिया पर रह रहा था, पर कुछ ऐसा हुआ माइग्रेट करके या कुछ किसी वजह से या ड्रिफ्ट की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों का जो जियोग्राफिकल एरिया था वो सेपरेट हो गया। सेम स्पीशीज अब सेपरेट एरिया में रह रही है। अब इनकी पॉपुलेशन, ये आपस में मेट करेंगे, ये आपस में मेट करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मेट नहीं कर पाएंगे, तो जीन का फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ये जीन का फ्लो इसमें नहीं हो पाएगा, ये जीन का फ्लो इसमें नहीं हो पाएगा, और थोड़े टाइम के बाद इनमें आप देखोगे तो कुछ नए नए तरीके के जीन इसमें अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे और इसमें भी, यानी कि ये थोड़े टाइम के बाद ये अलग अलग स्पीशीज बन जाए। अगर एक ही जगह पर रहते तो उसी पॉपुलेशन में शादी होती और जीन का फ्लो बना रहता तो वो सेम स्पीशीज रहते, पर अब क्योंकि सेपरेट हो गए तो थोड़े टाइम के बाद वो इतने सेपरेट हो जाएंगे कि रिप्रोडक्टिवली वो नॉन फर्टाइल होंगे या उनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो बाकी सारी स्पीशीज क्या होती है, सिंटॉपिक क्या कहते हैं, सिंटॉपिक को यहां पर आप देख रहे हो, सिंटॉपिक कोई स्पेशिएशन का तरीका नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये स्पेशिएशन का तरीका नहीं है, जबकि सिंटॉपिक ये बताता है कि जब दो अलग अलग स्पीशीज सेम निश को शेयर करें या सेम एरिया को शेयर करें और उनका कोएग्जिस्टेंस बना रहे बिना किसी को डिस्टर्ब किए, एक ही जगह पर रह रही है लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, कोई मतलब नहीं है, कोएग्जिस्ट कर रही है, तो कोएग्जिस्टेंस का तरीका जो होता है उसको कहा जाता है सिंटॉपिक। पैरापैट्रिक क्या होते हैं, पैरापैट्रिक में नए निश में कोई ऑर्गेनिज्म एंटर करता है पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, चार लोग निकल करके कुछ और खाना शुरू कर दिए किसी पॉपुलेशन से, और वो कहते हैं कि अब तो हम यही खाना खाएंगे क्योंकि हमें तो यही पसंद है, और धीरे 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 उनके जिस तरह से वो फूड खा रहे हैं, जिस तरह से उनका निश बना, वो धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी हो जाते हैं पैरापैट्रिक में। सिम्पैट्रिक में क्या होता है, सिम्पैट्रिक एक बार देख लो, सिम्पैट्रिक के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, पॉपुलेशन है एक ही एरिया में रह रही है पर किसी में पॉपुलेशन हो गया, अगर पॉपुलेशन में म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने की वजह से कुछ अलग तरीके के जीन अब उसमें थे और रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेट हो गए, अब उस इंडिविजुअल की उसी इंडिविजुअल जैसे ही किसी से शादी होगी, कि सपोज ह्यूमन के अंदर
कोई ब्लू कलर का ह्यूमन हो गया। अब ब्लू कलर के ह्यूमन से और बाकी कोई ह्यूमन शादी नहीं कर रहा है। अब अगर कोई ब्लू कलर वाला होगा तो ही उसकी शादी होगी, और फिर सारे बच्चे ब्लू कलर के, फिर इस तरह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो आप देखोगे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन में एक ब्लू कलर का एक नया ह्यूमन बन गया। तो नया ह्यूमन ये जो बना है उसको क्या कहा जाएगा? सिम्पैट्रिक। ठीक है। अब धीरे 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 ये अलग हो जाएंगे और अलग स्पीशीज बन जाएगी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से ये क्लासिफिकेशन का है, और आपसे पूछा गया इस बार कि बैलेंटिडियम बिलोंग्स टू विच ऑर्डर? इनमें से कौन सा ऑर्डर बैलेंटिडियम का है? चलो क्लासिफिकेशन वाले जल्दी जल्दी बताइए फटाफट का आंसर। आ रहा है कोई आंसर? बैलेंटिडियम एक पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में रहता है, पिग के या एप्स के इंटेस्टाइन में रहता है। और ये बैलेंटिडियम कोलाई नाम का जो पैरासाइट है ये ह्यूमन में भी हो सकता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। इसका नाम बैलेंटिडियम कोलाई है। ठीक है। तो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है, हालांकि ये रेयर होता है थोड़ा। तो किस ऑर्डर से ये बिलोंग करता है? बैलेंटिडियम एक सीलिएटेड प्रोटोजोन है। ऑर्डर क्या होना चाहिए? ट्राइकोस्टोमैटिडा। बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है? सबसे पहले अशोक ने बताया। अच्छा, तो अशोक क्लासिफिकेशन वाला पार्ट बढ़िया है आपका, अच्छी बात है। सारिका भी बता रही हैं, गुड। संजना, सारिका, अशोक, सभी का आंसर आया है और सबका सही है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसको बताना, आप सब ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी होगी, अभी अभी सीएसआईआर का एग्जाम गया है, तो इसका मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो अच्छे से पढ़ी होगी। तो आपको ये बताना है, जो अगला सवाल है, इन द डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो द इनर वॉल ऑफ हेड फोल्ड हैज आउटर सोमैटिक मेसोडर्म एंड इनर एक्टोडर्म। आउटर सोमैटिक मेसोडर्म और इनर एक्टोडर्म, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे चिक एम्ब्रियो में? ये बनाएंगे, जल्दी से बताओ। कहां गए सारे स्टूडेंट मेरे? गुड। दीक्षा का आंसर आया है, दीक्षा ने आंसर दिया है एमनियन। केवल दीक्षा ही बता रही है? गुड दीक्षा, सही है आपका आंसर। कहां गए अशोक, कहां है सारिका, कहां है? जल्दी से बताइए आंसर। दीक्षा ने बिल्कुल सही बताया है, एमनियन। ठीक है। देखो यहां पर आप देख सकते हो, ये वाला जो लेयर है, जानबूझ करके मैंने ये डायग्राम रखा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहां पर मीजोडर्म है, ठीक है, और जब आप एमनियन का जो लेयर देखोगे तो बाहर की तरफ एमनियन क्या है? एमनियन एम्ब्रियोनिक सैक बनाता है, फीड फिल्ड एम्ब्रियोनिक। तो उस सैक की जो लेयर है वह किससे बनी होती है? आप उसमें बाहर की तरफ वाली लेयर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि वो मीजोडर्म की बनी हुई है, जबकि अंदर की लेयर जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है आपको, वो किसकी दिखाई देगी आपको? वो दिखाई देगी एंडोडर्म की, सॉरी ये दिखाई देगी एक्टोडर्म की। ठीक है, एक्टोडर्म की। यहां पर ये बना हुआ है की बात हम कर, ये ग्रीन वाले की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो एक्टोडर्म है और मीजोडर्म है। टोमेटोप्लूरी, हाँ ठीक है सारिका, हाँ ठीक है मैंने सुन लिया, आपने आंसर दिया, ठीक, गुड, सही है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट दैट अमीबा इज इमॉर्टल, ये किसने दिया था, ये कंसेप्ट किसका है कि अमीबा इमॉर्टल है? और जरा ये बताना कि क्या अमीबा इमॉर्टल है? अमीबा कभी मर नहीं सकता, आंसर दो। जल्दी से आंसर दो इसका। देखो ये तो मुझे पता है कि आपको शायद ना पता हो कि अमीबा इमॉर्टल है, ये किसने दिया। इसका आंसर है वीजमैन। चार्ल्स डार्विन के बाद जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, जिनको बताया गया था कि हाँ ये के बाद एक और साइंटिस्ट आया है, लैमार के बाद, डार्विन के बाद एक और कोई है जिनको पूरी दुनिया ने नोटिस किया था, वो थे वीजमैन। इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, ठीक है, तो इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी और इन्होंने ही बताया था कि अमीबा इज मॉडल, ठीक है। पर क्या अमीबा इमॉर्टल है, तो बताओ, अमीबा इमॉर्टल है या नहीं, जल्दी से सोच के बताओ। अब आप सोचोगे इतने बड़े साइंटिस्ट ने कहा है तो बात तो सही ही होगी, और आप सोच के बताना। खैर, आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन आपको ये भी बताता है कि इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है, यानी एवोल्यूशन या जूलॉजी से रिलेटेड ये जितनी भी चीज़ें हैं साइंटिस्ट के बारे में और उनसे रिलेटेड उनके काम के बारे में, ये पढ़ना है। तारिका पूछ रही हैं सर व्हाई इट इज इमॉर्टल। तारिका, यही सवाल तो मैंने पूछा है, नहीं मैंने तो ये पूछा है कि क्या ये इमॉर्टल है। अब मुझे बताओ, फिर बाद में इसका आंसर दूंगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन ascaris द ओवरीज आर, स्कैरिस में ओवरीज कैसे होती हैं, स्कैरिस में ओवरी कैसी होती है, वेस्टिजियल होती है, मोनोडेल्फिक होती है, डाइडेल्फिक होती है, या ओपिस्थोडेल्फिक होती है? हाँ संजना, संजना का आंसर सही है। अमीबा वाला जो क्वेश्चन था, संजना कह रही है कि ये मल्टीप्लाई होता रहता है बाइनरी फिजन से, और जैसे कि बाकी सेल्स होती हैं, आप सोमैटिक सेल्स को आप देखते हो, अभी तो जर्म सेल वाली थ्योरी आई थी, सोमैटिक सेल्स में आप क्या देखते हो कि 30 to 35 डिवीजन के बाद एक हेफ्लिक लिमिट आती है और फिर से डिवाइड करना, लेकिन यहाँ पर बाइनरी फिजन चलता रहता है अमीबा के अंदर और चलता रहता है, ठीक है, नया अमीबा बन जाता है, फिर नया अमीबा बन जाता है, फिर नया अमीबा, इसलिए इसको कहते हैं एजिंग वाला जो फिनोमिनन था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको इमॉर्टल कहा गया। चलो, कैरिस के अंदर ओवरीज कैसी होती हैं, कैरिस के अंदर ओवरीज मोनोडेल्फिक नहीं होती। आपके आंसर मोनोडेल्फिक थे और आपने इनकरेक्ट आंसर दिया है, सही आंसर है डाइडेल्फिक। डाइडेल्फिक का मतलब दो ओवरी होती हैं, दो ओविडक्ट होते हैं और दो यूटेरस होंगे, डाइडेल्फिक को कहा जाएगा, ठीक है। संजना का आंसर सही था। अजय कुमार, अच्छा अजय कुमार, अभी ये अजय कुमार ये भी जुड़े हैं, एडवांस बायोलॉजी भी आ गए हैं, ओके गुड। चलो नेक्स्ट, ICZN was adopted in 15 International Congress Zoology that held in London। लंदन में कब रखा गया था ये इंटरनेशनल कांग्रेस? ये जुलाई
1958 में रखा गया था, ठीक है भाई, 1958, ठीक है। तो देखो इस तरीके की भी चीजें आ रही हैं। जब आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल कांग्रेस जूलॉजी की कब रखी गई, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, एडवांस बायोलॉजी कह रहे हैं कि एस्केरिस 2 ओवरी कंटेन करता है, बिल्कुल सही बात है, यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। चलो नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉल्यूशन, पीसीबी मीन्स, पीसीबी का क्या मतलब होता है? पॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी में पीसीबी का क्या मतलब है? और देखो सारिका कह रही हैं सर हम कौन सी बुक फॉलो करें जिसमें ये सब कंसेप्ट कवर हो सके। सारिका मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई बुक बनी ही नहीं है जिसमें ये सारे कंसेप्ट सब कुछ फॉलो कर लिए जाएं, ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम है और इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो सारे सिलेबस को किसी एक बुक में रखना ये मुश्किल होता है। इसीलिए तो लोग प्रिपेयर करते हैं, लोग कोचिंग लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोचिंग ज़रूर लो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ेगी। तो बीएससी में जो अब तक आपने पढ़ा है उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो आपको काम देगी। अगर आपको कोचिंग नहीं लेनी है तो आप बीएससी की जो बुक्स आप पढ़ती थी, क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़े हैं, उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी कि आपको इतने लंबी लंबी क्लासिफिकेशंस याद हो जाएं, ठीक है। तो वो जो अब तक आप 3 साल में और फिर उसके बाद एमएससी में बाकी के 2 साल जो भी कुछ पढ़ते आए हो उसको अच्छे से मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संजना बता रही हैं पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट नहीं होगा, का आंसर क्या होगा? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनल। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, NYL होना चाहिए, बाइफेनल, ये इसका सही मतलब होता है, ठीक है। पॉल्यूशन, ये कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रिक अपरेटस होते हैं उनके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है। अगर इसके एक्सपोजर में बार बार कोई छोटा बच्चा आता है, कोई चाइल्ड आता है, तो उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसका सही आंसर क्या होगा? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनल्स, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ये याद रखना कि ये पीसीबी जो है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है और आजकल ये बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर ये बहुत आसानी से वाटर बॉडीज में, सॉइल में देखने को मिलता है और इनके एक्सपोजर में बार बार आने से मैंने बताया कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिक वॉल्ड मस्कुलर चेंबर बिटवीन द, ये फ्लोरिक नहीं होना चाहिए, पाइलोरिक स्टमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ स्कोलियोडान, तो क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा बर्सा इंटियाना। ये एक तरीके का वॉल्व है, पाइलोरिक वॉल्व, ठीक है, जो गार्ड करता है स्टमक से, फूड को गार्ड करता है कि पहले वो स्टमक में है तो थोड़ी देर स्टमक में रुके, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में रुक जाए। कोलियोडॉन के अंदर जो वॉल्व है, गार्ड है, उसको क्या कहा जाएगा?
वर्षा याना, ठीक है, का सही आंसर सेकंड होगा, ठीक है। तो देखो एनाटॉमिकल लेवल पर भी कितनी ज्यादा बात की जा रही है ना। नेक्स्ट सवाल, आंसर आपको पता है, जल्दी से देख के बताओ, आंसर पता है इसका। द ऑथर ऑफ बुक साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग के ऑथर का क्या नाम है? देखो इतना बड़ा लिखा है, रेचल कार्सन। रेचल कार्सन साइलेंट स्प्रिंग इन्होंने लिखा था। ये बुक किस बारे में थी? ये बुक थी बढ़ते जो ये DDT, ये हैजार्डस पेस्टिसाइड है। DDT का इफेक्ट किस तरह से एनिमल्स पर हो रहा है, उनके बारे में रेचल ने लिखा था। रेचल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी और रेचल ने कोशिश भी की थी कि वो कुछ ज्वाइन करना चाहती थी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और फिर वो नहीं ज्वाइन कर पाई थी। हालांकि वो उनके बहुत सारे पेपर नेचर में भी पब्लिश हुए थे, और उसके बाद एक बहुत सारा कहीं पर बर्ड्स जो थे वो मारे गए थे, जिसका रीज़न बाद में पता चला कि ये DDT के बढ़ते हुए जो स्प्रेइंग होती है उनकी वजह से है। तो बाद में रेचल ने इस पर एक बुक लिखी, जिसमें ये बताया गया कि DDT का इफ़ेक्ट कितना खतरनाक हो सकता है एनिमल्स पर, बर्ड्स पर, बाकी जो। ओके, देखो सबने आंसर, अनुकृति ने तो 2 कितनी बार बता दिया, रेचल कार्सन, ठीक है। लाइफ साइंस भी कह रहे हैं हाँ देखा है, ठीक है। किस बारे में थी ये? हैजार्डस पेस्टिसाइड DDT के बारे में थी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, which of the following is member of phylum Entoprocta? एंटोप्रोक्टा का मेंबर कौन है? एंटोप्रोक्टा एक फाइलम है। एंटोप्रोक्टा किस तरीके का फाइलम है? जहां पर सेसाइल माइक्रोस्कोपिक अनसेगमेंटेड किलोमेट्स जो हैं वहां पर देखने को मिलते हैं एंटोप्रोक्टा में। और ये जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है ये है लॉक्सोसोमा, ये लॉक्सोसोमा है। तो फाइलम एंटोप्रोक्टा का तो मेंबर है इनमें से कौन सा है? लॉक्सोसोमा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उनके ऑप्शंस को भी देखना है। जैसे कोरोनिस किसका मेंबर है, बुगला किसका मेंबर है, इस तरीके से आपको ये भी देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि टी शेप बोन फाउंड इन द पेक्टोरल गर्डल ऑफ वेरेनस। वेरेनस एक रेप्टाइल है, उसकी पेक्टोरल गर्डल के अंदर एक बोन होती है, और पूछा गया है इस बोन का नाम क्या है। इस बोन, ये जो बोन होती है वो टी शेप की होती है, कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से, और पेक्टोरल गर्डल के जो दोनों हाफ हैं उनके बीच में ही ये देखने को मिलती है। इसका नाम होता है इपीस्टर्नम, इपीस्टर्नम इसका नाम है, ठीक है। संजना को पता है, गुड। इपीस्टर्नम इसका नाम है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एनाटॉमिकल डिटेल में ये ऑस्टियोलॉजी के बारे में पूछा गया है, रेप्टाइल्स की ऑस्टियोलॉजी के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, this largest living bivalves provides giant shell,
ऐसा जायंट शेल कौन से बाइवेल्स ऑर्गेनिज्म के पास होता है, कौन से बाइवेल्स एनिमल के पास होता है? आप देख रहे हो कितना जायंट है। मैंने ये पिक इसलिए डाली ताकि आपको कि जायंटनेस के बारे में पता चल पाए। ये स्कूबा डाइवर्स है, ये स्कूबा डाइविंग कर रहा है, और ये एक जायंट बाइवेल है जिसका नाम क्या है? ट्राइडाक्ना गिगैस। अब इसके बारे में जो बातें कही जाती हैं, ये एक एक्वेटिक मोलस्क है। बाइवेल्व्स का मतलब क्या होता है? जिसमें शेल, दो शेल हों और वो उसमें वो एक हिंज से जुड़ी हुई हों और ऐसे बंद होते हो। ठीक है, जैसे कि आप ओस्टर्स में देखते हो, मैं गायब हो रहा हूं और आप देख, आपने देखा मेरे पीछे हिंज जैसा स्ट्रक्चर था और उसमें बंद होता था, ऐसा ही ये भी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हिंदी में इसको बोलते हैं, बाइवेल्स को बोला जाता है हिंदी में द्विकपाट, दो दरवाजे जिसमें जुड़े हुए हों और वो बंद होते। तो ऐसा जायंट शेल वाला ऑर्गेनिज्म है ट्राइडैक्ना गिगैस। ठीक है, ये एक मोलस्क है। मंजू पूछ रहे हैं, मंजू पूछ रहे हैं कि सर ये आरपीएससी प्रीवियस मतलब, मंजू आरपीएससी प्रीवियस का मतलब आरपीएससी के अंदर पहले जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, आरपीएससी में पुराने क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं वो यहाँ पर डिस्कस हम कर रहे हैं। वो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चल पाए कि आरपीएससी के अंदर कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और किस किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ब्लैडर ऑफ टीलोएस्ट fishes with open duct is called? टेलियोस्ट फिशेस के अंदर एक ओपन डक्ट होती है, सॉरी एक एयर ब्लैडर होता है। उस एयर ब्लैडर का क्या नाम है जिसके अंदर एक ओपन डक्ट होती है इन फिशेस के अंदर? उसका नाम क्या है? उसका नाम है फाइजोस्टोमस। फाइजोस्टोमस, यहां पर ये दिखाई जो दे रहा है वो फाइजोस्टोमस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा थर्ड। थर्ड वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है, आपको ये कई सारे टॉपिक फिर से कवर करवाने वाला है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना, कंसेप्चुअल है थोड़ा, है तो कहानी ही पर है थोड़ा कंसेप्चुअल। देखो, इसमें पूछा गया है एन ऑर्गेनिज्म इन्वेड एन एनवायरमेंट, एक ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरमेंट में जाता है एंड गेट अडॉप्टेड टू दैट कंडीशन, वहां पर जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट करता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। आपने अगर कभी पढ़ा हो कि यहाँ पर किसी फिनोमिनन के बारे में पूछा गया है जिसमें ये बताया गया कोई ऑर्गेनिज्म किसी नई जगह किसी नए एनवायरनमेंट पे गया और वहां पर अडॉप्ट हो गया, अब इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे फिनोमिनन या कई सारे इफेक्ट की बात कही है और हम सब इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सीवेल राइट इफेक्ट, सीवेल राइट इफेक्ट इसका आंसर नहीं है, पर यह जानना जरूरी है कि सीवेल राइट इफेक्ट किस बारे में है।
सिविल राइट इफेक्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। सिविल राइट इफेक्ट क्या है, इसके बारे में है ये, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या कहा गया था संजना, इसका आंसर सिविल राइट इफेक्ट नहीं है, सिविल राइट इफेक्ट गलत है, इसका आंसर तो कुछ और है जिसको मैं बताऊंगा अभी। मैं ये बता रहा हूं ये ऑप्शन के मतलब क्या है। हम यहां पर जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे ये जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है जिसके अंदर कुछ अलग तरीके के जीन हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के जीन हैं, और अगर उस छोटी सी पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दिया जाए तो हो सकता है कि वो जो स्पेशल टाइप के जीन हैं वो कभी पॉपुलेशन में मिक्स ही ना होने पाए। कहने का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पर जेनेटिक ड्रिफ्ट समझने का मतलब, जेनेटिक ड्रिफ्ट में जीन, कोई ना कोई जीन गायब हो जाते हैं। मान लो कि ह्यूमन की कोई पॉपुलेशन है, किसी एरिया में रह रही है और उसके पास एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है। कुछ ऐसे ह्यूमन हैं जिनके पास उड़ने वाले पंख हैं, इमेजिन बस। अब ऐसे ह्यूमन को अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दिया जाए, उनकी शादी ना हो, उनका रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन कर दिया जाए, तो हो सकता है ये पंख वाले जीन जो रेयर जीन है वो पॉपुलेशन में उनका फ्लो रुक जाए, क्योंकि उनकी शादी तो होने नहीं दी, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन कर दिया उनका, और फिर वो बिना शादी के मर जाएंगे तो वो पंख वाले जीन फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है? या हो सकता है ऐसे रेयर कैरेक्टर वाले जो जीन, जो इंडिविजुअल्स हैं किसी पॉपुलेशन में हैं, अगर मान लो कोई कैटास्ट्रॉफ आया तो सबसे पहले खतरा किनको होगा? जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। मान लो 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास पंख होते हैं, कैटास्ट्रॉफ आया, भूकंप आया, अर्थक्वेक या सुनामी, और उसमें 50 लोग मरे जिसमें से 10 लोग ये थे। सबसे ज्यादा खतरा तो इन्हीं को है ना, कि पॉपुलेशन भी कम है और इनके पास रेयर जीन है। तो ये होता है सिविल राइट इफेक्ट। नाउ बाल्डविन इफेक्ट इसका सही आंसर है। बाल्डविन इफेक्ट इसका सही आंसर है। बाल्डविन इफेक्ट सही आंसर क्यों है? क्योंकि बाल्डविन इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनिज्म किसी नए एनवायरनमेंट में जाता है, वहां के हिसाब से वो अपने अंदर चेंज लाता है और एडप्टेशन करना शुरू करता है। ठीक है, दैट इज बाल्डविन इफेक्ट। इसके बाद ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है स्टेबलाइजेशन इफेक्ट। स्टेबलाइजेशन इफेक्ट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि जब किसी एक्सट्रीम जीनोटाइप को सेलेक्ट करने के बजाय मॉडरेट जीनोटाइप या फिनोटाइप को सेलेक्ट किया जाए नेचुरल सिलेक्शन से, तो उसको कहा जाता है स्टेबलाइजेशन इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा कि स्टेबलाइजेशन इफेक्ट में क्या होता है? सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन होगा जिसके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। ना तो इसका सिलेक्शन होगा ना ही इसका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन किसका हो रहा है? इसकी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो किसी भी एक्सट्रीम जीनोटाइप को सेलेक्ट करने के बजाय मॉडरेट वाला जो फिनोटाइप या जीनोटाइप है उसको सेलेक्ट करा जा रहा है, दैट इज स्टेबलाइजेशन। फिर है कैनालाइजिंग सिलेक्शन। कैनालाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है? कैनालाइजिंग सिलेक्शन का मतलब होता है जब कोई पॉपुलेशन किसी फिनोटाइप को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करती जा रही है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करती जा रही है, उसमें जीनोटाइप की परवाह नहीं की जा रही है, एनवायरनमेंट की परवाह नहीं की जा रही है, सेम फिनोटाइप हर जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कहा जाता है? इसको कैनालाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है
वो है सेकंड वाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये बताता है इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। समझ में आया आप लोगों को? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट तो बहुत आसान सा है। आसान कैसे कि हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है, और हार्डी विनबर्ग इक्वेशन क्या होता है, का सही आंसर क्या होगा, ये पी स्क्वायर का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है। सॉरी, होमोजाइगस जो डोमिनेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी। 2pq हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी। फिर क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रेसेसिव उनकी फ्रीक्वेंसी, और इसको इक्वल टू 1 बताया गया। इसका मतलब ये है, ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने ये बताया था कि अगर जेनिफर, अशोक, दीक्षा, देखो अजय, सबके आंसर देखो कितने सही आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में तो CSIR एग्जाम दिया है आपने, आपको ये सब तो याद ही होगा ना। थर्ड इसका सही आंसर है। चलो फिर ये बता दो फटाफट कि हार्डी विनबर्ग का ये इक्वेशन कौन सी पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है, लार्ज पॉपुलेशन या स्मॉल पॉपुलेशन। हार्डी विनबर्ग का ये इक्वेशन किस तरीके की पॉपुलेशन के लिए दिया गया, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। बताओ बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। मैं अभी तक आंसर आपके आए नहीं। हार्डी विनबर्ग ने ये बात किस पॉपुलेशन के लिए कही थी, लार्ज या स्मॉल। लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट और लास्ट, द प्लैंकटन अकरिंग इन पॉन्ड इज कॉल्ड, वो प्लैंकटन जो पॉन्ड में देखने को मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, सबका आंसर सही था। पिछला जो क्वेश्चन था सबका सही आंसर था। अनुकृति ने सबसे पहले आंसर दिया था लार्ज, फिर दीक्षा, अजय, अशोक, जेनिफर, मोनिका, सबने सही आंसर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, दीक्षा ने तो पूरा हार्डी विनबर्ग ही बता दिया कि लार्ज पॉपुलेशन व्हेन नो एवोल्यूशनरी फोर्सेस वर देयर, रैंडम मीटिंग। यही तो पॉइंट है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के, रैंडम मीटिंग हो, कोई सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जैसा कुछ फोर्स काम ना करे, तब पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पर रहेगी। खैर, इसका आंसर क्या होगा, जो पॉन्ड में पाए जाने वाले प्लैंकटन हैं उनको क्या कहा जाएगा। अशोक पांचाल ने बताया कि फर्स्ट इसका आंसर है। अनुकृति भी 1 कह रही हैं, और अनुकृति 1 कहने के बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा रही हैं, यानी वो श्योर नहीं है। दीक्षा कह रही हैं सेकंड, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सेकंड आंसर है। चलो तो मैं बता देता हूं कि इकोलॉजिकली अगर बात की जाए कहां पर कौन से प्लैंकटन रहते हैं, तो लिमो प्लैंकटन, एल से लिमो, एल से लेक, ये लेक में होता है, ठीक है। हेलियो प्लैंकटन ये होते हैं पॉन्ड में। इसके अलावा पोटेमो प्लैंकटन, इसी का एक दूसरा नाम है रियो प्लैंकटन, रियो प्लैंकटन, ये रहते हैं रनिंग वाटर में, ये रनिंग वाटर में देखने को मिलते हैं। और हेली प्लैंकटन ये मैरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो आपको सब पता चल गया कौन कहाँ रहता है।
तो इसका मतलब अब जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आसानी से कर लोगे, है ना। चलो इसका आंसर अभी ये समझ आ गया। और भी कई सारे प्लैंकटन हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। हाँ सारिका, आपका भी आंसर सही है, ठीक है, लेकिन अब तो इसका आंसर मैंने पूछा था ना, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा है, पॉन्ड के अंदर हेलियो प्लैंकटन, ठीक है, द राइट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन के बाद हमारा सेशन खत्म हो गया है। अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपको ये सेशन समझ में आया, पढ़ने में मजा आया, समझ तो आ गया ना। अनुकृति, ओके, समझ आया, फटाफट आंसर करो, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का, कि आप मुझे आंसर करो। ये ठीक है, अजय, ठीक है, ओके। देखो बात ये है कि हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस क्यों करते हैं, हम डिस्कस सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया से आ रहे हैं क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। चलो अब ये सेशन समझ में आ गया है। नेक्स्ट अगला पार्ट फिर से डिस्कस होगा, आप यूट्यूब देखते रहिए, ठीक है। कल सर कोई पेपर लेने वाले हैं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ी काम की थी, इंफॉर्मेटिव थी और आपको इससे कुछ समझ में आया, कोई नई चीज़ सीखने को मिली, तो अभी लाइक कर दो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।